किसान साथियों नमस्कार। मैं रामेश्वर करीर और आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेचुरल फार्मिंग पर। आज हम हैं सरसों के खेत पर और ये हमारी जो सरसों है वो हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की 725 नंबर वैरायटी है, जिसकी हमने बुआई है वो 23 अक्टूबर को की थी। ये आज 105 दिन की सरसों है और इसमें हमने पहला पानी वो 55 दिन पर दिया था और दूसरा पानी कल ही दिया है। ये समझो कि 105 दिन पर दूसरा पानी दिया है। अब ये बहुत ही आराम से पकेगी। आप देख सकते हो इसमें आधी फलियां बन चुकी है और अब इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हमने ये अपने भाई का खेत है और हमने इसमें ठेके पर लिया हुआ है, तो हम इसमें रसायन का भी प्रयोग करते हैं। तो ये इसमें हमने नीचे डीएपी बोई थी 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से और 10 किलो जिंक डाली थी और 30 किलो पोटाश डाली थी और साथ में मैं 50% जैविक खेती करता हूं, प्राकृतिक खेती। तो मैंने इसमें मुर्गे की खाद डाली थी 2 ट्राली पर एकड़ के हिसाब से। तो बहुत ही गजब की सरसों है। इस सरसों को आप देख सकते हो, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बहुत ही सुंदर सरसों है और इसका फुटाव और हिसाब किताब देखे तो देखते ही बनता है। तो साथियों, जब अच्छी फसल होती है तो किसान का दिल खुश होता है, उसका मन बढ़ता है। और कई बार क्या होता है, जैसे अब मोदी जी भी कहते हैं रोज कि किसान की आय दुगनी होनी चाहिए, किसान की आय दुगनी होनी चाहिए। ऐसे नहीं होगी दुगनी जब हमारी फसल ऐसी ऐसी फसल लहलाएगी और आगे तो प्रकृति को देना है। अगर सही सलामत ये फसल होती है तो ये 10 से 12 क्विंटल से कम नहीं निकलेगी 1 एकड़ में। इस एरिया में ये बहुत अच्छी सरसों है। अब की बार ऐसी सरसों मेरी इन सालों में नहीं थी। तो ऐसी फसल होती है तो किसान का दिल खुश होता है। अब बराबर हमारे किसान साथी की भी फसल है, उन्होंने ना तो देसी खाद डाली। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि उस सरसों को दिखाए। तो ये जो सरसों है देखो, तो ये सरसों कितनी कमजोर है और इसकी कमजोरी का क्या कारण है। इस सरसों में ये समझो कि आप ये क्या है कि जो खर्चा लगा वो भी किसान का पूरा नहीं होगा, आय डबल होनी तो बहुत दूर की बात है। इस सरसों को देखने से ये लगता है कि ये 1 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से होगी। तो इसमें तो खाद भी बिजाई की है और मेरे साथ की बिजाई है, इसमें खाद भी डाली है, डीएपी भी डाली है, यूरिया भी डाली है, सब कुछ किया है, परंतु और पानी भी दे दिया। 1 पानी दिया अभी तक, दूसरा पानी और देंगे। तो ऐसी जब स्थिति होती है किसान की तो बहुत ही निराशा होती है और ऐसी हमें इन बातों का पता करने चाहिए कि किस कारण से यह स्थिति बनती है। इस स्थिति बनने का जो कारण है, मैंने किसान भाई से पूछा कि आप कितनी खाद यूज करते हो, तो उन्होंने हर बार बताया कि हम यूरिया और डीएपी पूरी यूज करते हैं मात्रा में, जिससे मैं यूज करता हूं उससे वो सवाई डेडी यूज करते हैं और फसल की ये हालात है। तो उसका कारण ये है कि जमीन के अंदर जो हम खाद डालते हैं तो वो ऐसे है जैसे हमारी जमीन के अंदर जो जीवाणु होते हैं, जो पौधे को भोजन के रूप में जड़ों को देते हैं, वो जीवाणु इस जमीन में ज्यादा खाद डालने से नहीं रहे। अब तो वो न रहने से कितनी खाद डालो, अगर हमारे घर में जैसे गेहूं पड़ी है और हमारे पास अगर आंच का प्रबंध नहीं है, चूल्हा वगैरह आग वगैरह नहीं है, तो हम भोजन पकाकर गेहूं घर में होते हुए भी अपनी भूख नहीं मिटा सकते। वैसे ही अब ये फसल में किसान साल दर साल खाद की मात्रा बढ़ाता जाता है और बढ़ाने जाने से क्या होता है कि वो जीवाणु है वो जो पकाकर जो इसको जड़ों को सप्लाई देते हैं वो रहे नहीं। तो कितनी डालो वो जमीन में वो पड़े पड़े उनकी परत बनती जाती है और जमीन सख्त होती जाती है और जिससे फसल वो न्यूट्रिएंट नहीं उठा पाती और साल दर साल कमजोर होती जाती है। किसान की ये मजबूरी भी है, क्या करे किसान, जाए कहां, उसका तो बैंक ये खेत ही है। आज किसानों की हालात ये है कि किसी छोटे से छोटे किसान का घर आप देख सकते हो, सभी के घरों में छोटे से लेकर बड़े तक सबके घरों में वो खर्चे हैं। अब किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 3 बच्चे हैं तो वो पढ़ते हैं,
पढ़ते हैं तो उनकी पढ़ाई का, स्कूल का, कॉलेज की जो फीस होती है वो भी देनी पड़ती है। आजकल स्कूलों की फीस भी कॉलेजों से कम नहीं है। अब वो उनको जाने के लिए या तो बस में जाना पड़ेगा तो बस की भी फीस देनी पड़ेगी, या उनको स्कूटरी या मोटरसाइकिल चाहिए, उनसे जाएंगे तो उनमें भी तेल चाहिए, मोटरसाइकिल का भी खर्चा चाहिए। और फिर मोटरसाइकिल है, और साथ में जैसे आज कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें इन्वर्टर ना हो। आज ऐसा कोई घर नहीं है कि जिसमें छोटी मोटी जरूरत की चीजों मोबाइल ना हो। आज बच्चा पढ़ता है तो कहता है कि पिताजी हमें मोबाइल चाहिए, अगर कोई बिटिया पढ़ती है तो भी मोबाइल चाहिए, क्योंकि जरूरी भी हो गया है कि बिना इसके आजकल पढ़ाई अधूरी है। जो सारा सिस्टम आता है वो नेट के जरिए बच्चे पढ़ते हैं, तो घर में नेट का कनेक्शन भी जरूरी है, चाहे वाईफाई लगवाओ, नहीं तो इसका महीने के महीने रिचार्ज करवाओ। अब किसान क्या करे, ये खर्चे तो परमानेंट हो गए हैं। जैसे किसान के घर में डीजल का ट्यूबवेल है तो डीजल का इंजन चलता है तो डीजल चलता है, मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है तो डीजल चलता है, मोटरसाइकिल है तो उसमें पेट्रोल जलता है, तो वो नित्य का खर्चा हो गया। इसी तरह अगर उनके पास मोबाइल है तो हर महीने उनको रिचार्ज करना पड़ता है, वो एक परमानेंट वो खर्चे हो गए। वाईफाई लगवाई तो वाईफाई का भी परमानेंट खर्चा हो गया। अगर ना लगाए तो हर महीने रिलायंस का रिचार्ज करवाओ तो वो हर महीने वो देना पड़ेगा। और इसी तरह फिर अन्य खर्चे, अब घर में ट्रैक्टर है तो उसकी बैटरी डलवानी पड़ती है, मोटरसाइकिल है तो उसकी बैटरी बैठ जाती है, कभी कभी इन्वर्टर की बैटरी बैठ जाती है, कभी फोन है 4-5 तो उनकी बैटरी खराब हो जाती है, और कभी कंप्यूटर कंडा है उसकी खराब हो जाती है, कभी स्प्रे वाली टंकी की ढोलकी की उसकी खराब हो जाती है बैटरी। तो क्या होता है, किसान का ये खर्चे परमानेंट हो चुके हैं, उसकी मजबूरी है। अगर वो खेती करेगा तो उसको ये साधन रखने पड़ेंगे और ये खर्चे भी झेलने पड़ेंगे। तो अब वो करे क्या, उसकी मजबूरी भी ये है कि वो ये खर्चे निकालने के लिए उसका बैंक ये खेत ही है। वो सोचता है कि मेरे ये सारे खर्चे भी निकलते रहे, मेरे बच्चे भी पढ़ते रहे और मेरा परिवार भी ठीक चलता रहे। तो वो क्या करता है, खाद सवाई ऑलरेडी करता जाता है, इसके बढ़ाता जाता है। वो सोचता है कि इससे पैदा बढ़ जाएगी, इससे पैदा नहीं बढ़ेगी। इसके लिए हमें आज कुछ दिमाग को ठीक करके कुछ सोचना पड़ेगा, अपने मन से उसको स्थिर करके, और इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि हमारी पैदावार क्यों घट रही है। तो इसके लिए हमें प्राकृतिक खेती की ओर लौटना होगा। जो हमारे खेत हैं, जैसे पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि जमीन को, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उस समय पहले हरित क्रांति से पहले, देश की आजादी से पहले हमारे पास खाद वगैरह नहीं थी, तो वो खादें नहीं डालते थे हम, रासायनिक खादें और पेस्टिसाइड नहीं थे, तो भी क्या अनाज नहीं होता था। पर वो होने का क्या कारण था, होने का कारण ये था कि उस समय जनसंख्या कम थी। जैसे हमारे दादा थे तो उनके पास 40-50 एकड़ जमीन थी, उसके बाद में हमारे पिताजी थे उनके पास 5-5, 7-7 एकड़ हो गई, और आगे फिर और घटती जा रही है। तो अब किसान क्या करे, खर्चे बढ़ रहे हैं, परिवार बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है। और उस समय जैसे 40 एकड़ थी तो 20 एकड़ में पैदा कर लेते थे, 20 एकड़ खाली पड़ी रहती थी जिसको रखत कहते थे। तो उस जमीन में अपने आप वो जीवाणु जिंदा रहते थे, और घास फूस और वनस्पति उगने के बाद में, बरसात के बाद में उसमें जोताई करके उसको रखत की बोते थे, 6 महीने रखत रख लेते थे, अगली बार फिर दूसरी जमीन को रख लेते थे। तो जमीन वो सारे न्यूट्रिएंट रहते थे और जीवाणु रहते थे, उस वजह से धरती बलवान थी। अब वो तो है नहीं, परंतु हमें इस चीज का समाधान ढूंढना पड़ेगा। इस हम अब खाली भी नहीं रख सकते, हमारी मजबूरी है, क्योंकि खर्चे बहुत ज्यादा हैं। जितने खर्चे मैंने बताए, अगर उनको हमें जारी रखना है और चलाना है तो हमको सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। उस सिस्टम चेंज करने का यह है कि नंबर 1 बात है कि हमको फसल चक्र अपनाना पड़ेगा। जैसे जिस एक खेत में आपने अब सरसों बोई है तो इसमें काटकर आप ऊपर नरमा बो सकते हो, और अगली बार नरमे के ऊपर इसमें अगली बार इसमें गेहूं बो सकते हो। तो जैसे क्या होता है कि जमीन से जैसे सरसों होती है वो नीचे गहरे से न्यूट्रिएंट उठाती है, और जो गेहूं है थोड़ा ऊपर से उठाती है। तो इसमें फसल चक्र अपनाने से बहुत जमीन को एक प्रकार की शक्ति प्राप्त होती है। जैसे मनुष्य तरह तरह के एक पकवान रोज नहीं खा सकता, एक सब्जी रोटी रोज नहीं खा सकता, वो भी बदल बदल कर खाता है। इसी तरह इस धरती को और इस फसल को अगर हम बदल बदल कर इसके अंदर फसल बोते हैं, जिसको फसल चक्र कहते हैं, तो बहुत लाभ होता है। हमारी 50% समस्या तो इससे हल हो जाती है। फिर हमको दलहनी, हर जैसे हमारे पास 5-7 एकड़ जमीन है तो 2 एकड़ में हमें दलहनी फसल बोनी चाहिए। जैसे आप मूंग बो सकते हो, चना बो सकते हो, मसूर बो सकते हो, अरहर बो सकते हो। तो हमें दलहनी फसल बोने से जमीन में जो राइजोबियम वगैरह जीवाणु है वो स्थापित हो जाते हैं और अगली फसल अच्छी होती है।
एक बात तो इसमें ये है। और एक बात है कि हमें देसी खाद बनानी चाहिए घर पे। हर किसान के पास एक दो पशु होते ही हैं, और अगर एक दो पशु नहीं है तो उसे लाने चाहिए। और वो जो जितने उन दो पशुओं की जो गोबर होता है उससे घर में वेस्ट डिकम्पोजर से उपचारित करके और ट्राइकोडर्मा वगैरह डाल के, और अगर वो खाद बनाता है और वो खाद जीवामृत से डालता है साथ में और पानी के साथ जीवामृत चलाता है, तो निश्चय ही उसकी जमीन में जो जीवाणु इस रासायनिक खाद से मर चुके हैं वो दोबारा से लौट आएंगे। और उस आने से फसल में जो हम धीरे धीरे वो जैविक की तरफ बढ़ेंगे, प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ेंगे, और साथ में इसमें रसायन घटाते जाएंगे, तो वापिस आने वाले 2-4 साल में हमारी जमीन वापिस मजबूत हो जाएगी और फिर हमें किसी प्रकार की इसमें रसायन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपके सामने प्रैक्टिकल है, मेरे को 2020 से मैं खेती कर रहा हूं। आज आप देखो कितनी अच्छी सरसों है। इसका कारण यही है कि मैंने धीरे धीरे इसमें 2020 से मैंने तो बिल्कुल ही रसायन बंद कर दिया। परंतु जो किसान अगर ये सोचता कि एकदम से ना करें, तो मैं यही कहता हूं किसान साथियों कि एकदम से नहीं, थोड़ा थोड़ा रसायन को घटाकर आप प्रकृति की तरफ लौटो, और धीरे धीरे आप इसमें ट्राइकोडर्मा का, आजकल इतने ज्यादा पैसे नहीं लगते, उनको लाकर घर पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। और जैसे राइबोजियम है उसके भी यूनिवर्सिटी फ्री में देती है जीवाणु, और गांव में केवीके उससे संपर्क करके इस तरह के जीवाणु ला के घर पे डेवलप करके और उस खाद को आप खेत में बिखेर के, जो खाद आपके घर पे बनाते हो जिससे आप 1 एकड़ में 2-3 ट्राली डालते हो, अगर वो आपकी खाद है, वो अगर 10 क्विंटल खाद बना लेते हो तो 1 एकड़ के लिए बहुत है। तो मैं साथियों यही आपसे अनुरोध करता हूं कि आप प्राकृतिक खेती की तरफ लौटोगे तो आप दोबारा से आपके खेत लहलाएंगे, आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आपके परिवार में खुशहाली आएगी, आपके स्वास्थ्य में खुशहाली आएगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपके बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। और आप एक देर सवेर एक दिन हमें प्राकृतिक खेती की तरफ लौटना ही पड़ेगा, तो क्यों ना हम इसमें इतने लेट हों। जल्द से जल्द हर किसान भाई को इस बारे में सोचना चाहिए, ताकि हमारी फसलें अच्छी हो और हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारा राष्ट्र अच्छा हो और हमारी किसान की आय बढ़े। इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।